नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे हमारा 3rd चैप्टर, जो कि हमारी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 3 से लिया गया है। 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम 3rd चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है बस की यात्रा। तो जो ये बस की यात्रा हमारा चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें आप देखेंगे कि किस तरह से व्यंग किया गया है। ये एक यात्रा वृतांत आप इसको कह सकते हैं, यानी कि एक यात्रा के ऊपर इसमें लिखा गया है, एक कहानी लिखी गई है और किस तरह से बहुत ही ज्यादा व्यंग किया गया है कि किस जो एक स्थिति होती है बसों की, और इतना ज्यादा इसमें आपको एक इमेजिनेशन की जरूरत है। जब आप पाठ को पढ़ेंगे तो आप कल्पनाओं में खो जाएंगे और आपको लगेगा कि आप स्वयं उस बस की यात्रा कर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत कुछ सीखने को आपको यहाँ पर मिलता है कि किस तरह से सूझबूझ से समय पर जब हम सूझबूझ का प्रयोग करते हैं तो किस तरह से हमारा फायदा होता है और हम कई लोगों को लाभान्वित कर सकते हैं। तो हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर 3। आप देख सकते हैं चैप्टर 3 है ये हमारा, बस की यात्रा। तो बस की यात्रा जो हमारा ये चैप्टर है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये आपका एक यात्रा वृतांत के तौर पर लिखा गया है। और आप देख सकते हैं इसके जो यहाँ पर लेखक है हरिशंकर परसाई जी। तो हरिशंकर परसाई जी द्वारा ये एक स्वयं अनुभव किया गया ये एक यात्रा है। उन्होंने एक स्वयं का अनुभव यहाँ पर उन्होंने लिखा है, तो उसी चीज को यहाँ पर उन्होंने बताया है। हम शुरू करेंगे अपने इस चैप्टर को। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस पाठ में आप जब पाठ को पढ़ेंगे, इसमें आपने अपनी कल्पना शक्ति को खुला रखना है, अपनी कल्पनाओं को खुला रखना है। जब आप इमेजिनेशन पावर जो आप लोग की है उसको आपने खुला रखना है, यानी कि जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप वो सारी चीजें जब इमेजिन करते जाएंगे, आप कल्पना करते जाएंगे कि कैसा हुआ होगा, कैसा हुआ होगा, कैसा हुआ होगा, तो आपको सारी चीजें इंटरेस्टिंग लगेंगी। सारी चीजें आपको ऐसा लगेगा कि सच में ये आपके साथ ही हो रही है। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो शुरू करते हैं हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। तो जो ये पाठ है, इसमें जो लेखक है वो 5 मित्र अपने किसी काम से, यानी कि अपने किसी काम से वो बाहर गए हुए हैं और अब वो कहते हैं कि हमने तय किया कि शाम 5 बजे की बस से चलें। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। पन्ना जो जगह है वहां से इस कंपनी की बस सतना के लिए, सतना जो दूसरी जगह है वहां के लिए 1 घंटे बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन से मिला देती है। एक छोटा सा स्टेशन है पन्ना, वहां से दूसरे स्टेशन सतना पर जाती है ये बस और वहां पर जबलपुर की ट्रेन जो लगती है उससे ये मिला देती है। यानी कि लेखक को जबलपुर वाली ट्रेन में बैठना है और रात का, शाम का उनका ये समय है और उन्हें सुबह किसी भी टाइम मतलब समय से पहले उन्हें घर पहुंचना है, क्योंकि जो 5 लोग हैं उनमें से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना है, यानी कि उन्हें सुबह ऑफिस के लिए जाना है और इसीलिए वापसी के लिए ये रास्ता अपनाना जरूरी था। यानी कि जो रास्ता यहां पर इन्होंने डिसाइड किया है कि पन्ना से सतना जाएंगे, वहां से जबलपुर की ट्रेन लेंगे और उससे सुबह सुबह घर पहुंच जाएंगे ताकि सुबह फ्रेश होने के बाद अपने ऑफिस के काम पर जाया जा सके। ठीक है, तो अब लोगों ने सलाह दी, ठीक है, लेखक कहते हैं हरिशंकर परसाई जी कि ये हमारा डिसाइड तो हो चुका था, लेकिन लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस में
सफर नहीं करते। यानी कि कुछ लोगों ने सलाह दी कि जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो इस शाम वाली बस में यात्रा नहीं करते। वैसे तो रात की बस में यात्रा करने का अब इतना ज्यादा डर नहीं है, क्योंकि अब तो रात का सफर ही बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन कुछ जगह ऐसी है, कुछ स्टेशंस ऐसे हैं जहां पर रात शाम की यात्रा जो है वो अच्छी नहीं मानी जाती। ठीक है, तो सेम यहाँ पर लोगों का कहना भी यही था। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो कुछ समझदार लोग होते हैं वो इस वाली बस में सफर नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हर एक चीज के रीजन होते हैं, हर एक चीज का कारण होता है कि क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं या बस ही डाकन है। तो रीजन है कि क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं, क्योंकि कई बार रात का सफर सिर्फ इसलिए ही नहीं किया जाता क्योंकि रास्ते में कहीं बस लुट ना जाए, कहीं कोई ऐसी दुर्घटना ना हो जाए कि जिससे यात्रियों को असुविधा हो। तो यहां पर उन्होंने जब बताया कि क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं, तो फिर जवाब आया कि नहीं, बस डाकिन है। नहीं, बस डाकिन है, यानी कि बस ही डाकिन है। डाकुओं का डर नहीं है इंसान को डर है उसी बस का, क्योंकि बस जो है स्वयं में इतनी ज्यादा उसकी स्थिति ऐसी है कि लोग डाकुओं से ना परेशान होकर, डाकुओं से असुविधा में ना पड़कर वो बस से ही असुविधा में पड़ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं बस की स्थिति क्या है। तो इस तरह की जो ये पूरी बस है, देखिए, तो ये जो पूरा चैप्टर है, जैसे कि मैंने आपको कहा, आप बस की स्थिति को देख सकते हैं। अब आप लेखक के अनुभव को आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जब लेखक अपना जो व्यक्तिगत अनुभव है, जो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है किसी बस से जुड़ा हुआ, बस की यात्रा से जुड़ा हुआ, तो वो उन्होंने अपनी यात्रा में किस किस तरह की उन्हें परेशानियां आई, वो सारी परेशानियां इसमें उन्होंने दर्शाई है। क्या क्या उन्होंने अनुभव किया और क्या क्या उनके साथ घटा। और दूसरा कि परिवहन निगम की जो बसें होती हैं, परिवहन निगम की जो बसें होती हैं उनकी हालत किस तरह की होती है, वो तो उसी पर उन्होंने यहाँ पर व्यंग किया है। और साथ ही ये भी दर्शाया है कि वो लोग अपने बसों की देखभाल नहीं करते। और ये पूरी जो रचना है ये एक हास्यास्पद रचना है, यानी कि बहुत ज्यादा व्यंगात्मक तरीके से इस लेख को लिखा गया है। तो आप देख सकते हैं बस की स्थिति से ही कि कैसी लेखक की यात्रा रही होगी। देखिए, एक बार फिर से ध्यानपूर्वक देखिए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप ऐसी बस में यात्रा कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो कैसा आपके साथ होने वाला है, ये भी आप कल्पना अपने आप में कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ आई। अब आपने बस को देख लिया है, लेखक कहते हैं कि जब उन्होंने बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ आई। श्रद्धा किस पे उमड़ती है हमारी? श्रद्धा जब हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा बुजुर्ग व्यक्ति है, बहुत ज्यादा ऐसा इंसान है जो खुद से सड़क पार नहीं कर पा रहा है, जो खुद से खड़ा नहीं हो पा रहा है, खुद से चल नहीं पा रहा है, तो हमारे मन में एकदम से आता है कि चलो यार इसकी हेल्प कर दो, इसकी थोड़ा सा सहायता कर दो। ठीक है, तो लेखक वही कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने बस को देखा तो बस के लिए उनके मन में श्रद्धा उमड़ आई। खूब वयोवृद्ध थी, यानी कि बहुत पुरानी थी। वयोवृद्ध अर्थात बहुत ज्यादा पुरानी थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए। और आप देख सकते हैं जैसे कि आपकी पाठ्य पुस्तिका में भी दिखाया गया है, तो सदियों के अनुभव का ये निशान लिए हुए थी कि पता चल रहा था कि इस बस को कितना एक्सपीरियंस है, कितनी इसने यात्राएं की हैं, कितना इसने लोगों को अपनी गंतव्य तक पहुंचाया है। तो देखिए, शायद इसीलिए लोग
इससे सफर नहीं करना चाहते। लेखक कहते हैं कि शायद यही कारण है कि लोग इससे सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। देखिए, बहुत ज्यादा व्यंग लेखक ने यहाँ पर परिवहन निगम से जुड़ी हुई जो बसें होती हैं उस पर किया है, और बस की स्थिति आप देख सकते हैं। अपनी यात्रा का इन्होंने व्यक्तिगत अनुभव यहाँ पर शेयर किया है। तो वो कहते हैं कि जो बस को देखकर मतलब शायद बहुत सारे लोग इसमें सफर इसलिए नहीं करना चाहते कि इस वृद्धावस्था में इसे कहीं कष्ट ना हो जाए, तब भी वो बस की ओर उंगली नहीं उठा रहे। वो लोगों की तरह कह रहे हैं कि एक व्यंग कर रहे हैं, बस पूजा के योग्य थी। यानी कि अब ये लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए नहीं, अब ये यात्रा करवाने के लिए नहीं, बल्कि ये पूजा करने योग्य इसकी स्थिति हो चुकी थी। इस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? यानी कि इसकी स्थिति इतनी ज्यादा दयनीय थी, इतनी ज्यादा वयोवृद्ध ये थी, इतनी ज्यादा अनुभव ये अपने साथ लिए हुए थी कि ये पूजा करने योग्य थी। अब इस पर सवार होना अच्छी बात नहीं थी कि इस पर सवार हुआ जाए। अब बस के कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। तो आपने देखा होगा जैसे जो बस के कंडक्टर होते हैं या बस से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, तो वो अपनी बसों में फ्री में इधर से उधर यात्रा करते हैं। तो यहाँ पर भी इस बस में भी जो बस के एक हिस्सेदार हैं, कंपनी के एक हिस्सेदार हैं, जो इस कंपनी की जो बसें चलती है उनके जो हिस्सेदार हैं वो भी इसी बस में यात्रा कर रहे थे। तो जब लेखक कहते हैं कि जब हमने उनसे पूछा कि यह बस चलती भी है, तो वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है। लेखक कहते हैं कि हमने फिर से व्यंग किया कि वही तो हम देखना चाहते हैं कि ये अपने आप चलती है क्या। तो उन्होंने कहा, जी हां, और कैसे चलेगी। तो क्योंकि वो कंपनी के हिस्सेदार हैं, वो अपनी चीज के लिए कभी भी नहीं कहेंगे कि ये बस खराब है, या ये नहीं चलती, या ये तुम्हें रास्ते में इस तरह की असुविधाएं देगी। तो उन्होंने कहा कि हाँ, चलती क्यों नहीं है, अभी चलेगी, और कैसे नहीं चलेगी। तब वो कहते हैं, गजब हो गया। लेखक कहते हैं, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। क्योंकि ऐसी बस के लिए तो एक जो खींचने के लिए लाना पड़ता है ना किसी भी गाड़ी को, जब वो बहुत ही ज्यादा उसकी अवस्था जब बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। तो अब लेखक कहते हैं, हम आगा पीछा करने लगे। यानी कि बस में अभी चढ़े नहीं है, अभी बस के नीचे ही है। तो अब वो आगा पीछा यानी कि एक दूसरे के पीछे खड़े होने लगे कि कोई एक पहले चढ़ेगा तो हम चढ़ेंगे। तो इस तरह से उन लोगों में आगा पीछा होने लगी, यानी कि ये कि तुम पहले चढ़ो और तुम पहले चढ़ो। तो डॉक्टर मित्र ने कहा, जो उनके डॉक्टर मित्र हैं, उन्होंने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। तो जो उनके एक डॉक्टर मित्र हैं, यानी कि जो लेखक हैं उनके जो डॉक्टर मित्र हैं, उन्होंने कहा कि देखकर तो लग रहा है कि बस अनुभवी है। अनुभवी अर्थात बहुत सारे एक्सपीरियंस लेकर चली हुई है, और शायद जो नई नवेली बसें हैं, यानी कि जो अभी नई नई गाड़ियां आई है, उनसे ज्यादा विश्वसनीय है। ओल्ड इज गोल्ड, जो पुराना होता है वो ज्यादा मजबूत, ज्यादा विश्वसनीय, ज्यादा भरोसे के लायक होता है। तो वही चीजें यहाँ पर बताई गई। उन्होंने कहा कि बस की स्थिति भले ही खराब है, लेकिन बस अनुभवी है और नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है। हमें अपने बेटों की तरह, क्योंकि इतनी ज्यादा वयोवृद्ध स्थिति में है, तो लेखक कहते हैं कि उन्होंने कहा, हमें अपने बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। लेखक कहते हैं, हम बैठ गए और जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हों। देखिए कितनी ज्यादा हंसी
की बात है, कितना व्यंग किया है, कितना बड़ा व्यंग यहाँ पर किया है। लेखक कहते हैं कि जो छोड़ने आए थे वे इस तरह से विदा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की थी कि इस शाम की बस में जाना अच्छा नहीं है, क्योंकि काफी समझदार जो व्यक्ति होते हैं वो इस बस की यात्रा नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे आप देखेंगे कि क्या क्या चीजें लेखक के साथ हुई, क्या क्या घटनाएं, क्या क्या अनुभव लेखक को इस बस की यात्रा के दौरान हुए, तो वो सारी चीजें यहां पर बताई गई हैं। तो देखिए यहां पर जब इस तरह से वो विदा दे रहे थे कि जैसे अंतिम विदाई दे रहे हो, और उनकी आंखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग पंक्ति है, देखिए ध्यान पूर्वक सुनिएगा। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा रहता है, सो आया सो जाएगा, राजा रंक फकीर, आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। यानी कि लेखक उन लोगों के विषय में कह रहे हैं जो उनको विदा करने के लिए आए हुए थे, यानी कि उन लोगों की आंखें, ये उनके शब्द नहीं है, ये उन लोगों की आंखें बयां कर रही हैं जब वो देख रहे हैं कि ये लोग इस तरह की बस में सफर कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जब हम किसी को संतावना देते हैं, किसी की मृत्यु के पश्चात, किसी के चले जाने के पश्चात, किसी के देहावसान के बाद जब किसी को एक संतावना देते हैं, तो बिल्कुल इस तरह की बातें हो रही है वहां पर। उनकी आंखें इस तरह की बातें कह रही है कि आना जाना तो लगा ही रहता है, जो आया है सो जाएगा, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंक हो, चाहे वो फकीर हो, आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। यानी कि व्यक्ति की मृत्यु के लिए केवल एक बहाना चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन केवल एक बहाना चाहिए कि ये उससे मर गया, वो उससे मर गया। ठीक है, तो इसी तरह लेखक को लगता है कि उन लोगों की आंखें कह रही हैं। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। बस का जो इंजन था वो सचमुच स्टार्ट हो गया, और ऐसा लगा जैसे सारी ही बस इंजन है। और देखिए इंजन इतना पुराना था कि जब इंजन स्टार्ट हुआ तो ऐसा लगा जैसे सारी बस इंजन ही है, यानी कि पूरी बस इस तरह से आवाज करने लगी, इस तरह से जोर जोर से आवाज करने लगी, मानो लग रहा था कि पूरी बस केवल इंजन ही पूरी बस है, और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक कहते कि हमें ऐसा फील हो रहा था मानो हम इंजन के भीतर बैठे हों। कांच बहुत कम बचे हुए थे, जो बस की खिड़कियों में लगे जो कांच थे वो बहुत कम बचे हुए थे, और जो बचे भी थे लेखक कहते हैं कि हमें उनसे बचना था, क्योंकि इतनी खराब स्थिति में वो थे, इतने ज्यादा टूट फूट वो गए थे कि अब हमें उनसे बचना था कि जरा सा दुर्घटना, जरा सा नजर हटी तो दुर्घटना घटी। यानी कि जरा सा हमने इधर उधर नजर की और हमारा सर टकराया और चोट लगना निश्चित है। अब लेखक कहते हैं कि हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। वैसे तो जब हम बस की यात्रा करते हैं तो हमारा फेवरेट, हमारी सीट होती है कि हम खिड़की पर बैठे, ताकि हमें बाहर के नज़ारे देखने को मिले, बाहर जो मौसम हो रहा है, बाहर जो यात्रा के दौरान चीजें देखने को मिलती हैं, उनका अपना अलग ही आनंद है। तो लेकिन लेखक कहते हैं कि हमें शीशों से बचना था, तो हम खिड़की से थोड़ा सा दूर सरक गए। अब इंजन चल रहा था, उन्होंने बस को ही इंजन कह डाला, क्योंकि बस की स्थिति ऐसी थी चलते वक्त मानो इंजन पर बैठे हों। अब लेखक कहते हैं कि हमें लग रहा था कि इंजन हमारी सीट के नीचे ही है, यानी कि इतनी ज्यादा खराब अवस्था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लेखक और उनके मित्र बस की यात्रा कर रहे हैं, और काफी जो स्थिति है जीर्ण हो चुकी है बस की, जो इससे पहले भी आप देख चुके हैं। और बस की सीट्स आप देख सकते हैं, बस की सीट कवर्स आप देख सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। अब बस चल पड़ी, सचमुच चल पड़ी, और हमें लगा कि यह गांधी जी का असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य ही जवान रही होगी। यानी कि आज से लगभग 100 वर्ष, 100 अगर नहीं भी कहें तो लगभग 60 से 70 वर्ष पहले ये बस लगभग
जवान रही होगी, अवश्य ही जवान रही होगी जब गांधी जी का असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था और उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। यानी कि वो ऐसे चल रही थी जैसे किसी आंदोलन का हिस्सा हो और उसे आंदोलन की ट्रेनिंग मिल चुकी थी और बस का हर एक हिस्सा एक दूसरे से असहयोग कर रहा था, एक दूसरे से असहयोग कर रहा था और पूरी बस सविनय अवज्ञा के आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। तो लेखक यहाँ पर बहुत ही ज्यादा व्यंग करते हैं निगम की बसों का। तो कहते कि पूरी बस ऐसा लग रहा था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही है। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता है कि सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कि कभी लगता है कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागे जा रही है। लगभग 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यानी कि अभी तक जो उनके मन में बस के लिए संशय चल रहा था, बस के लिए उनके मन में एक परेशानी चल रही थी, अब वो सारे भेद खत्म हो चुके थे लगभग जब वो 8 से 10 मील आगे बढ़े। यह समझ नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। यानी कि अब लेखक कहते कि 10 मील चलते चलते तो ये स्थिति हो गई, ऐसा लग रहा था कि सीट हम पर बैठी है या हम सीट पर बैठे हैं। यानी कि जो सीट थी वो कभी आगे गिर रही थी, कभी पीछे गिर रही थी, कभी पीछे वाली उखड़कर आगे गिर जाती, कभी आगे वाली गिरकर पीछे गिर जाती। तो इस तरह अब एकाएक जब ये सारी चीजें चल रही थी, 10 किलोमीटर ही केवल पार कर पाए थे, एकाएक बस रुक गई। एकाएक अर्थात अचानक से बस रुक गई और मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। अब ये पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो चुका है और ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा, नली डालकर इंजन में भेजने लगा। देखिए कितनी ज्यादा बड़ी यहाँ पर कॉमेडी हो रही है, कितना बड़ा व्यंग हो रहा है, कितनी बड़ी स्थिति ज्यादा खराब यहाँ पर है कि टंकी में छेद हो चुका है और पेट्रोल को बाल्टी में निकालकर नली द्वारा इंजन में भेजा जा रहा है। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे। अब लेखक कहते हैं कि स्थिति इस तरह से बन रही थी, वहां पर लोग इस तरह से देख रहे थे, इस तरह से वहां पर हो रही थी चीजें कि ऐसा लग रहा था कि अब थोड़ी देर में जो बस के हिस्सेदार हैं वो कहीं इंजन को निकालकर अपनी गोदी में ना ले ले और उसे नली से पेट्रोल पिलाएं। यानी कि उसे नली से पेट्रोल पिलाएं जैसे माँ अपने बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। जैसे वो बस की स्थिति इतनी खराब थी कि देखिए पेट्रोल की टंकी में छेद हो चुका था, उसमें से पेट्रोल पूरा निकाल कर बाल्टी में, जो कि ड्राइवर ने अपने बगल में रख लिया था, और नली से इंजन में पेट्रोल पहुंचाया जा रहा था। और बस के जो यहाँ पर जो दूसरे कंपनी के जो हिस्सेदार थे वो इतनी ज्यादा केयर कर रहे थे, इतनी ज्यादा देख रहे थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि थोड़ी देर में वो इंजन को निकाल कर ही अपनी गोदी में रख लेंगे और ऐसे उस नली से उसे पेट्रोल पिलाएंगे जैसे माँ अपने छोटे से बच्चे को गोदी में लेकर बॉटल से दूध पिलाती है। अब बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। यानी कि अब लगभग 15-20 मील वो पार कर चुके थे। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। लेखक कहते कि स्थिति इतनी खराब थी बस की कि मुझे बस के किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था। कभी भी ब्रेक फेल हो सकती थी, कभी भी स्टीयरिंग टूट सकता था और प्रकृति के दृश्य बहुत ही ज्यादा लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे हुए थे। मैं हरेक को अपना दुश्मन समझ रहा था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम बस की यात्रा करते हैं तो हमारा फेवरेट काम होता है कि हम कोई खिड़की वाली सीट चुने और उसके बाद
बस से बाहर जो हमारे फेवरेट दृश्य चल रहे हैं, लुभावने जो दृश्य चल रहे हैं, प्रकृति जो की जो सुंदरता दिखाई दे रही है, उन्हें निहारें। लेकिन लेखक कहते हैं कि मेरे साथ भी ये सब चीजें हो रही थी। बहुत ही सुंदर प्राकृतिक दृश्य था, दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर बहुत सारे पक्षी बैठे हुए थे। लेकिन लेखक कहते हैं कि मैं हर एक पेड़ को अपना दुश्मन मान रहा था, हर एक पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। क्यों? क्योंकि लेखक कहते हैं कि जो भी पेड़ आता, यानी कि जो भी पेड़ सामने आता, जब वो आगे बढ़ते, जो भी पेड़ वहां पर आता, तो ऐसा लगता कि जैसे बस इससे टकरा जाएगी। ऐसा डर लगता जैसे कि बस इससे टकरा जाएगी, इस पेड़ से टकरा जाएगी, और वह निकल जाता तो मैं दूसरे पेड़ का इंतजार करता। जैसे बस कोई भी पेड़ सामने आता ना, तो लेखक कहते हैं मेरी धड़कनें बढ़ जाती कि अब जरूर ये बस जाकर इससे टकराएगी। और जैसे ही पेड़ क्रॉस हो जाता तो फिर थोड़ा सा शांति मिलती, लेकिन फिर नेक्स्ट अगले पेड़ का इंतजार, अरे बाप रे अब दूसरा आने वाला है। इसी तरह से अब जब झील आती या कोई नदी या झील सामने आती, तो लेखक कहते हैं मैं ऐसा सोचता कि अब थोड़ी ही देर में बस इसमें गोता लगाने वाली है, क्योंकि कुछ नहीं पता कि अगले ही पल क्या होने वाला है। कभी भी बस के ब्रेक फेल हो सकते हैं, कभी भी स्टीयरिंग टूट सकता है, स्थिति इतनी ज्यादा खराब है। अब फिर से एकाएक बस रुकी, यानी कि अगले ही पल फिर से अचानक बस एकाएक रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की। अब फिर से बस एक बार रुकी और ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें, यानी कि उसको स्टार्ट करने के लिए अलग अलग तरह से तरकीब लगाई, अलग अलग तरह से उसने जोर लगाया, पर बस नहीं चली। वो वहीं पर अटकी रही, रुकी रही। अब फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो चुका था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, जो कंपनी के हिस्सेदार बस में बैठे हुए थे, वो क्या कह रहे थे, सुनिए। बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। तो क्योंकि वो अपनी बस को कभी भी बुरा नहीं कह सकते, तो वो कह रहे थे कि बस तो फर्स्ट क्लास है, बहुत अच्छी है बस, जो कि स्थिति पता चल रही थी देखने से। तो वो कहते कि ये तो बस इत्तेफाक की बात है, यानी कि एक इत्तेफाक है कि ये कभी कभी रुक जाती है, कभी कुछ या मतलब कभी ऐसा होता है कि दिन ही खराब होता है। हम कहते हैं ना कि आज का तो दिन ही खराब है, कई चीजें हमारे साथ उस दिन में एक साथ हो जाती है। तो वही बताने की कोशिश यहाँ पर बस के जो हिस्सेदार हैं वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये एक इत्तेफाक की बात है कि कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, वरना हमारी जो बस है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा फर्स्ट क्लास है। तो बच्चों, आज हमने यहाँ पर जो बस की यात्रा चैप्टर पढ़ा, आप देख सकते हैं कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग ये हमारा चैप्टर है। चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आज जो कुछ भी हमने यहाँ पर पढ़ा है उसको घर पर जरूर रिवाइज करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।